हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स के सेशन में कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड एनर्जी सीखेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एनर्जी और वर्क से रिलेटेड, जो आपको नीट में या जेईई मेन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आइए सबसे पहले बहुत ही बेसिक तरीके से हम ये जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे सेशन में मैं आपको एक बार बता दूं कि हमारी कोशिश ये रहेगी बहुत ही बेसिक से हम आरंभ करें और बहुत ही बेसिक से आरंभ करके उस एडवांस लेवल के प्रॉब्लम को भी, मतलब थोड़े अच्छे लेवल के प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकें। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले हम अगर सारी परिभाषाओं को समझ लें, फॉर्मूले को अच्छे से समझ लें, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लें, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आइए चलिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वर्क क्या है। वर्क और एनर्जी के कॉन्सेप्ट में हमें ये जानने की जरूरत है कि पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, कुछ टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, हमें कुछ वेक्टर के एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। जो टूल की जरूरत पड़ेगी वेक्टर, आपको वेक्टर के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात आएगी, आपको फोर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फोर्स हम लोग धीरे धीरे देखेंगे फोर्स कितने तरह के अलग अलग जगह पर हमें इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, और इसका बहुत ही बेसिक सा लॉ जो है फोर्स का, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, उससे रिलेटेड भी ये जो बेसिक इक्वेशन है हमारा, फोर्स इक्वल्स ma, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें अभी पता हैं। अगर नहीं भी पता होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है, आप परेशान मत होना, साथ में हम लोग करते चले जाएंगे। जिन चीजों की भी जरूरत पड़ेगी, जिन इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, जिन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी, हम उस पर चर्चा कर लेंगे, चाहे वो वेक्टर से रिलेटेड बातें हो, चाहे फोर्स के बारे में हो, चाहे लीनियर मोमेंटम की बातें हो, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। लीनियर मोमेंटम, इसके बारे में भी हम जान लेंगे कि क्या है, और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो P इक्वल्स m इंटू वी, यहां पर v वेलोसिटी है, m मास है। मैं एक बार लिख भी देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। मास, a एक्सीलरेशन है, a एक्सीलरेशन है, और v वेलोसिटी है। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, लेकिन अगर आप नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार यह समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, एनर्जी में जिन आपको बेसिक जानकारी की जरूरत है, वो वेक्टर, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, इन चीजों को हम गहराई से समझेंगे। जहां पर अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो हम साथ में उस पर चर्चा भी करेंगे। आइए सबसे पहले अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि वर्क क्या होता है। आमतौर पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताऊं। अगर कुली ने अपने सिर पर कुछ रखा हुआ है और वो इस दिशा में जा रहा हो, कुली ने अपने सिर पर ये रखा हुआ है कुछ, और चलना इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या हम इस परिस्थिति में बोलेंगे कि वर्क हुआ है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि कुली जब सिर पर कुली ने बोझ उठाया हुआ है, सिर पर ऐसे बोझ उठाया हुआ है, तो फोर्स इस तरफ लगा रहा है वो, लेकिन वो चलना उसका सतह पर है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इस बीच में 90 डिग्री का, यहां पर 90 डिग्री हो रहा है, तो ये वर्क डन 0 होगी। इस परिस्थिति में वर्क डन 0 होगी। तो वर्क हम कब कहते हैं कि वर्क हुआ है? हम तब कहते हैं वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स when point of application of force is
डिस्प्लेस्ड अलोंग द सेम डायरेक्शन। मतलब अगर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा हो और जिस पर फोर्स लगाया गया वो बॉडी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तब हम कहते हैं कि वर्क हुआ है, वर्क हुआ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले तो परिस्थिति हमें ये जानने की जरूरत है कि वर्क हुआ है। ये हम कब जानेंगे? ये तब होगा जब जिस बॉडी पर, जैसे ये बॉडी है हमारे पास एक, इसको अगर हम फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में भी इसकी मूवमेंट होगी, मतलब ये चल पाएगा उसी डायरेक्शन में, तभी वर्क हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। तो यहां पर दो बातें जरूरी हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क में दो बातें जरूरी है, वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में हमें यह पता है कि वेक्टर से हमने सीखा कि दो पोजीशन, अगर एक बॉडी है, एक बॉडी की अभी पोजीशन यहां पर है, उसकी पोजीशन परिवर्तित कर दी गई दूसरे डायरेक्शन में, अब यहां से यहां ये चेंज हो गया, तो इसमें इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी ये हमें पता लगाना है। फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, बाद में वो कहां था, पहले कहां था, इनका डिफरेंस जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट है। अब यहां पर वेक्टर की बात आएगी, जिसको मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से रिकॉल कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो यहां पर जैसे कि हमने कहा, वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमने समझ लिया वर्क है क्या। वैसी परिस्थिति जब हम कह रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों, यहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की दिशा में बॉडी की मूवमेंट हो, बॉडी जब जिस दिशा में फोर्स लगाया गया उसी दिशा में मूव करेगी, तब हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, एक बार जरा इक्वेशन पर हम नजर डालते हैं। पहली जो चीज है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पहला हमारा क्या कहते हैं, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही फंडामेंटल सा, बहुत ही फंडामेंटल सा, बहुत ही बेसिक सा पहले हमें समझना पड़ेगा इक्वेशन। इसके बाद और भी बहुत सारे अलग अलग रिजल्ट्स हैं जिसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा इसको आप अच्छे तरीके से इसके साथ जुड़ जाएं। वर्क जो है वो क्या कहा गया, वर्क इज मेजर्ड बाय स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर्स हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर्स हैं, उनका स्केलर प्रोडक्ट। अगर आप स्केलर प्रोडक्ट जानते हैं तो आसान है, आप बड़े आसानी से इससे आप जुड़ सकेंगे। अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता तो मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूं जिससे आप जुड़ सके कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इसके स्केलर प्रोडक्ट को हम अगर करना चाहें तो कैसे होगा। मतलब हम स्केलर प्रोडक्ट सीख लेंगे अभी, अगर हम चाहें तो कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसको समझाने में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप पूरा ध्यान लगा करके इसको सीखें। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो बहुत जल्दी हम लोग सीख लेंगे। मैंने दो वेक्टर्स लिए हैं, एक ये फोर्स है, एक ये वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर, दो वेक्टर्स लिए। इस वेक्टर को कैसे हम लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स कॉम्पोनेंट आई कैप प्लस वाई कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स। आपको पता है कि वेक्टर को कैसे लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट सीधा सीधा क्या कहता है, अगर हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, इसका मतलब सीधा सीधा है ए डॉट बी इक्वल्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड
इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। यानी कि अगर दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसी चीज को लिख देता हूं ऐसे, f5i कैप प्लस 3j कैप। इसी तरह से मैं डिस्प्लेसमेंट को लिख रहा हूं 2i कैप प्लस 4j कैप। फोर्स के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया, फोर्स के लिए ये लिया f5i कैप प्लस 3j कैप। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने ये लिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसके हिसाब से हमें क्या करना है, अगर हमने ये लिया फोर्स के लिए का x कंपोनेंट का जो लिया है हमने, वो मैग्नीट्यूड कितना है 5, y कंपोनेंट कितना है 3, तो हम क्या करेंगे, इसके भी उसी कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब f डॉट डी सीधा सीधा क्या लिखेंगे, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, यानी कि इसके x कंपोनेंट को इसके x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों ऐसा, इसलिए कि इस x कंपोनेंट, अगर हम ऐसा कहें i और i डॉट i, तो ये क्या बनेगा, इसके हिसाब से, इसकी ये यूनिट वेक्टर्स है, आपको ये पता है। मैं जल्दी जल्दी चाहता हूं कि आप इसको समझ लें। तो i कैप और i कैप, यानी कि x एक्सिस में अगर हम देख रहे हैं तो ये कितना एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री। तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, तो ये सीधा 1 ही बनेगा। हमें यही ध्यान में रखना है, यहां पर x कंपोनेंट के साथ 0 डिग्री बनाएगा। तो हम यही कर रहे हैं, 5 इंटू 2 कर दिया प्लस 3 इंटू 4, इनको मल्टीप्लाई किया, कैसे होगा 3 इंटू 4। अब बस इन दोनों को जोड़ दिया। आप समझ पा रहे हैं क्या किया मैंने सिर्फ यही किया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के x कंपोनेंट के साथ x कंपोनेंट को, y कंपोनेंट के साथ y कंपोनेंट को अलग अलग मल्टीप्लाई करके उनको आपस में जोड़ दिया। अगर ये यही ऐसा होता, अगर ये प्लस के बजाय ये माइनस होता, तो हम क्या करते, प्लस के बजाय ये माइनस होता तो क्या करते, यहां पर हम माइनस लिखते। बस यही बात करनी है और कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 3 डायमेंशनल भी होता तो हमें क्या करने की जरूरत थी, x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ, इसके फोर्स के x कंपोनेंट को डिस्प्लेसमेंट के x कंपोनेंट के साथ, इसके y कंपोनेंट को इसके y कंपोनेंट के साथ, z कंपोनेंट को z कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते। बस यही एक छोटी सी बात आपको जाननी है। यहां पर इसके हिसाब से क्या हो गया, 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू 4 12 22। तो इसका मतलब यह हो गया, डॉट प्रोडक्ट में हमने बेसिक सी बात समझ ली कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करना है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए वापस हम लोग आते हैं। हमारा जो वर्क डन मेजर करने का बेसिक सा फॉर्मूला था, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अब हमने ये तो समझ लिया कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं और इसके बाद फिर हम आगे भी बढ़ेंगे, दूसरे तरीके से भी हम करेंगे। अगर फोर्स के लिए हमें दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप और डिस्प्लेसमेंट पता है हमें i कैप माइनस 6i कैप माइनस 2j कैप, तो क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे वर्क डन। वर्क डन के लिए सीधा सीधा जैसे कि अभी हमने सीखा, वर्क डन के लिए क्या करना है, वर्क इक्वल्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट। अब आइए कैसे होगा, इसके x कंपोनेंट को इसके x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 6। अब ये प्लस है और ये माइनस है, जाहिर सी बात है प्लस
इंटू माइनस करेंगे तो माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस, अगर प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस ही होगा, तो यहां पर मैंने माइनस लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनके y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 2 क्या हुआ, अब हम करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 6, इसका मतलब क्या हुआ 6। अब हमें SI यूनिट क्या होता है वर्क का, वर्क की SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, तो यहां पर हम जूल सिंबल डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम वेक्टर प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो टॉर्क, वो हम अगले सेशन में बाद में देखेंगे। अभी यहां पर ये स्केलर प्रोडक्ट की बात थी। स्केलर प्रोडक्ट हमने सीखा, डॉट प्रोडक्ट एक बेसिक सी जानकारी हमें जरूरी थी, तो वर्क निकालने के लिए हमें पता था कि स्केलर प्रोडक्ट करना होता है। अब हम दूसरा नजरिया भी देखते हैं, दूसरे तरीके से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, जो हमारा बेसिक सा है कॉन्सेप्ट, वर्क इक्वल्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ डी कॉस थीटा, फोर्स की मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच का एंगल। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास ये सतह दिया हुआ है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है, ब्लॉक ने इस तरीके से इसके ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है जो यहां पर थीटा डिग्री बनाती है। थीटा हम ले लेते हैं, थीटा कितना ले लेते हैं, थीटा लेते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री मैंने ले लिया। फोर्स की डायरेक्शन ये, अभी बॉडी यहां पर थी, यहां से ये यहां पर आ गई, तो इस तरीके से इसकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी, डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल जाएगी, इतनी हुई है डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर वही स्केलर प्रोडक्ट थी, तो क्या करेंगे, वर्क इक्वल्स एफ, फोर्स की मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मान लेते हैं 4 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ ये 2 मीटर्स, ये मैंने ले लिया। अब यहां पर इसकी फोर्स की मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर्स हमने लिया, और एंगल इन दोनों के बीच में कितना है, एंगल है 30 डिग्री। हमारा काम क्या है, हमें ये देखना है, हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उसके साथ कोसाइन ऑफ उनके बीच में कॉस थीटा करेंगे। एंगल कितना, थीटा, तो कॉस थीटा करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, फोर्स के लिए 4, डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, ये कितना हो गया 8√3 बाय, कॉस 30 कितना होता है √3/2। अब इस तरीके से हमारे पास जो आंसर मिला वो क्या मिला, 4√3 जूल, ये आ जाएगा हमारा आंसर। आसान है। अब हमने क्या सीखा यहां पर, हमें ये पता था स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट में हमने पहले तो देखा कि अगर वो फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे। दूसरे इसमें देखा हमने, दूसरे एग्जांपल में क्या देखा कि फोर्स की मैग्नीट्यूड गिवन है, डिस्प्लेसमेंट की भी मैग्नीट्यूड गिवन है, उन दोनों के बीच का एंगल गिवन है, उसको हमने यहां पर इस्तेमाल किया। 2 तरीके के हमने फॉर्मूले कर लिए, 2 तरीके से हमने वर्क निकालना सीखा। अब फिर वापस आते हैं, वर्क को मेजर करने का एक और तरीका है। अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ दिया हुआ हो, उस परिस्थिति में वर्क कैसे निकालेंगे, ये ध्यान रखिए, क्योंकि नीट में या जेईई में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अगर ग्राफ दिया हुआ हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो किस तरीके से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता होगा कि अगर हमें ग्राफ दिया हुआ हो और ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में जो भी पैरामीटर्स हैं, मतलब जो भी क्वांटिटीज हैं, उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहां पर जैसे मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं,
तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव अस वर्क। मतलब कि इस ग्राफ के अंदर जो स्लोप है उसका एरिया अगर हम निकाल लें तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं फोर्स की ये वैल्यू गिवन है, ये लेते हैं 10 न्यूटन, और यहां से स्टार्ट करके, जीरो से ही स्टार्ट करके डिस्प्लेसमेंट अभी मान लेते हैं ये यहां पर 5 मीटर्स है। ये हमने लिया डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में और ये फोर्स है न्यूटन में। एरिया अगर हम देखेंगे तो एरिया कैसे निकालेंगे, ये यहां से ये जो एरिया बनेगी इस एरिया को निकालना है। तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल्स 10 इंटू 5 यानी कि 50 जूल। ये हो जाएगा हमारा वर्क डन। आप समझ पा रहे हैं कितना आसान है ये। अगर हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ हो तो वर्क निकालने के लिए हमें सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एरिया अगर निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो यही काम किया है मैंने। अगर इस सरफेस की एरिया हमने निकाल दी तो क्या होगा, हमें मिल गया आसानी से, वर्क डन निकल गया हमारा। लेकिन अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगले स्लाइड्स में, अगले टॉपिक की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, हमें यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि फोर्स कांस्टेंट है क्या, फोर्स वेरिएबल है। तब क्या परिस्थिति बनेगी, अगर फोर्स यानी कि जो बल लगाया जा रहा है बॉडी को मूव करने के लिए वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक नियत वैल्यू है, या वो बदल रहा है। अगर फोर्स भी बदल रहा होगा तो वर्क डन अलग बनेगी, उसके लिए अलग टूल होगा हमारे लिए। लेकिन हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पर भी यही बनेगा। लेकिन अगर फोर्स अलग है तो हमें यहां पर, फोर्स अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसको हमें सीखना है अभी। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ जुड़ेंगे, मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं। अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि इंटीग्रेशन के टूल का इस्तेमाल कैसे करना है। तो खैर, अभी सबसे पहले हम लोग अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि फोर्स, ये जो हमने वर्क डन निकाला, ये वर्क डन कांस्टेंट फोर्स के लिए कैसे होगा। कांस्टेंट फोर्स के लिए तो कांस्टेंट फोर्स ही हमने अभी निकाला था। तो एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे भी हम ये समझने की कोशिश करते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, मैं ये जान रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है। अगर वर्क निकालना चाहते हैं तो वर्क निकालने के लिए वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स, जब फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब यह है कि इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर हम वही एग्जांपल लेने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का। मैं एक ब्लॉक को यहां पर रख रहा हूं, इसकी परिस्थिति अभी यहां पर हम कह देते हैं x1 इक्वल्स 0, और ये इसको किसी फोर्स के द्वारा यहां से यहां किसी उसमें बल लगाया गया और यहां से ये यहां पर पहुंच गया। यहां पर x2 हमने ले लिया x, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई x। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट हमने ले ली x। अब हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, यहां पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है v1, यहां पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है v2। हम ऐसा समझते हैं कि यहां पर ऐसा वो पहले से ही मोशन में थी, गति में थी, और यहां से यहां तक पहुंची तो अब गति उसकी बदल गई, इसमें त्वरण आया, एक्सीलरेशन आया। वो एक्सीलरेशन कैसे मेजर करेंगे, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप इक्वेशन ऑफ मोशन रिकॉल करें तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स 2ax। क्या ये समझ पाए हो आप, आसान है ये समझना, क्योंकि आपने किया है पहले v
स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसी का इस्तेमाल करना है हमें। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वर्क निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, क्या कॉन्सेप्ट था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर एंगल क्या है, जीरो है, क्योंकि जिस दिशा में फोर्स लग रही है उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल उसके बीच में, किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जीरो है। मैं वही ले रहा हूं, यहां पर मैंने थीटा लिया है जीरो। तो सीधा सीधा हमें यहां पर क्या करने की जरूरत है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब फोर्स जैसा कि मैं बता चुका हूं बहुत ही बेसिक सा इक्वेशन है। फोर्स के लिए हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल्स ma, मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट है फोर्स, ये समझ लिया हमने। अब डिस्प्लेसमेंट यहां पर इसके हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट लिया हमने, ये डिस्प्लेसमेंट इतनी, अगर इस परिस्थिति से इस स्थिति से इस स्थिति में आती है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट हमने माना है x लिया है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर x लिख देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब ये तो हमने समझ लिया। अच्छा, अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन हमने अभी लिखा, ये इक्वेशन कैसे लिखा हमने, इक्वेशन ऑफ मोशन से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे हमने निकाला x। कैसे निकालेंगे, x हमारा निकल जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2a। मैं चाहूंगा आप लोग जब जुड़े हुए हैं, तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं सबको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बैठे, पेन पेपर लेकर बैठे, जो भी इक्वेशन या जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आप खुद नोट करें। ये ठीक बात है, विजुअल और ऑडियो विजुअल सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी आप अगर खुद करेंगे ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। आप अच्छे तरीके से चीजों को सीखेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे और उसको अप्लाई भी कर पाएंगे। मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ देखें, सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी, आप पेन पेपर लेकर के उसको करें भी। फिजिक्स जितना करेंगे उतना आपका मजबूत होगा। आइए, तो अब हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर ये x की वैल्यू यहां से निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली। अब इसी x की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, हमारे पास क्या निकलेगा, m इंटू a, और x के लिए हमने क्या लिखा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2a। क्या होगा, अब a और a कैंसिल हो गया, हमारे पास जो रिजल्ट बना वो क्या बना, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, हाफ। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, हमारे पास जो वर्क डन आया वो वर्क डन कितना आया, वो वर्क डन आया हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला बन गया। वर्क डन अगर हमने ये कांस्टेंट फोर्स, जहां पर फोर्स कांस्टेंट है, उसमें जब हमने अप्लाई किया तो इस तरह से परिस्थिति हमारे बनी। अगर वेलोसिटी v1 ये जीरो है, मान लेते हैं v1 जीरो है, v1 अगर जीरो है, v2 अगर मान लेते हैं कुछ वैल्यू गिवन है हमारे पास, मान लेते हैं 5 मीटर्स पर सेकेंड दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं और बड़े आराम से रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो वर्क निकालने के लिए हमारे पास क्या, एक तो ये देखना है कि वर्क निकालने के लिए जो अब तक हमने सीखा उसमें क्या सीखा, हमारे बेसिक जो चीजें थी वो क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डॉट प्रोडक्ट, बेसिक यही था। इसके बाद हमने सीखा कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर दिया हुआ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, उसके बीच का एंगल भी दिया हुआ है, तो भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल भी दिया हुआ है, वो भी हमने सीखा। अब यहां पर मेरी कोशिश ये है आपको ये समझाने की कि वर्क डन अगर हमें देखना है तो हम दो चीजें अब आगे चलकर हम देखेंगे कि वर्क डन के लिए फोर्स जो लगाया जा रहा है, अगर जो बल लगाया जा रहा है, बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ जिस बल की वजह से, वो फोर्स, वो बल जो है क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि नियत है, स्थिर है, या फोर्स भी बदल रहा है। अगर फोर्स भी बदल रहा होगा तो हमारे पास टूल डिफरेंट होंगे। हमें कुछ ये जो बेसिक है, ये बेसिक तो वही रहेगा, लेकिन इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें उस परिस्थिति में।
तो हम सबसे पहले कांस्टेंट फोर्स के लिए, जैसा कि हमने देखा कांस्टेंट फोर्स हमने यहां पर रखा हुआ है। फोर्स अगर कांस्टेंट रहेगा तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, और एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट रहेगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल होगा। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल नहीं होगा, ये आपको पता है। और अगर नहीं तो इसको नोट कर ले कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तभी आपने जो 9th में भी और 11th में भी बाद में आपने सीखा इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर फोर्स और एक्सीलरेशन दोनों वेरिएबल हैं, एक्सीलरेशन वेरिएबल है, टाइम के साथ बदल रहा है एक्सीलरेशन, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये वाले जो हैं अलग इक्वेशन बनेंगे, वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके आपको सीखना पड़ेगा। तो आइए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे निकालते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स का मतलब यह है एक्सीलरेशन बदल रहा है, एक्सीलरेशन बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? समय के साथ। टाइम मतलब समय के साथ। अगर वेरिएबल फोर्स है, इसका सीधा मतलब आपको यह समझना है कि एक्सीलरेशन बदल रहा है। तो अगर एक्सीलरेशन बदल रहा है तब हम कैसे करेंगे, देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सीलरेशन किस परिस्थिति में। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बाद चलते हैं। एक्सीलरेशन को हम टाइम के साथ देखते हैं, कि समय के साथ हम देख लेते हैं कि उसका क्या होगा नया एक्सीलरेशन। अगर मान लेते हैं एक्सीलरेशन इक्वल्स t²/2 दिया हुआ है, t²/2 समय के साथ ये बदल रहा है। कैसे, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने t की वैल्यू रखी 2 सेकेंड, तब एक्सीलरेशन कितना होगा? 2²/2 मतलब कितना? 2² 4/2 2 होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर टाइम हमने 4 दिया फिर क्या होगा, ये पुट करके देख लेते हैं क्या होगा। फिर 4 का स्क्वायर फिर 2 कितना होगा? 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन बदल रहा है। अगर एक्सीलरेशन समय के साथ बदल रहा है, उस परिस्थिति में क्या होगा? उस परिस्थिति में जो वर्क, यानी कि एक्सीलरेशन कब बदलेगा? जब फोर्स बदलने लगेगा। फोर्स जब बदल रहा होगा, वेरिएबल फोर्स मतलब बदलने वाला फोर्स जब बदलेगा तो क्या होगा? एक्सीलरेशन भी बदलेगा। एक्सीलरेशन बदलेगा तो वर्क डन जो हम लगाएंगे, वर्क डन जो करेंगे, वो वर्क डन अलग बनेगा। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक इक्वेशन लेते हैं, हम एक्सीलरेशन, मैं फिर से वही लेता हूं, t²/2। एक तो ये ले लेते हैं टाइम के साथ, और एक्सीलरेशन एक देख लेते हैं कि पोजीशन के साथ कैसे बदल रहा है। अगर एक्सीलरेशन को हमने लिखा x²/3, तब हम कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए इस पर कि एक्सीलरेशन या तो टाइम के साथ बदल सकता है या फिर पोजीशन के साथ बदल सकता है। मतलब अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग एक्सीलरेशन होगा। यानी कि इस पर जो भी फोर्स लगाया जा रहा है वो फोर्स x पर या t पर निर्भर करता है। तो उस परिस्थिति में x की जो वैल्यू बनेगी उसके हिसाब से एक्सीलरेशन होगा। अलग अलग पोजीशन पर एक्सीलरेशन अलग अलग, या फिर अलग टाइम पर अलग अलग एक्सीलरेशन। तो उस परिस्थिति में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास जो बेसिक टूल है वो क्या है वो देख लेते हैं। F × dx को इंटीग्रेट करेंगे, और इसके बाद फिर जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। यहां पर भी वही बेसिक फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया। इसका ध्यान रखें कि हम कहीं अपने मूल फॉर्मूले से भटक नहीं रहे।
यहां पर भी ये छोटा डिस्प्लेसमेंट है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि पहले हमने क्या किया कि इसको यहां से यहां तक पूरे डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं की। हमने ये देखा कि फोर्स अगर इस परिस्थिति में F1 लग रहा है और अभी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लेते हैं ये छोटा ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसी को हमने dx ले लिया, तो F1 इंटू dx यहां पर वर्क डन निकाल लिया। फिर आगे अगले पोजीशन में, क्योंकि फोर्स भी बदलेगा, डिस्प्लेसमेंट भी उसकी बदलेगी, तो इस तरह से हर एक छोटे छोटे सेगमेंट के लिए, हर एक छोटे छोटे परिस्थिति का हमने वर्क डन निकाल लिया और सबको जोड़ दिया। इंटीग्रेट करना मतलब, इंटीग्रेट करने का मतलब है जोड़ना। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना। इंटीग्रेट का मतलब सीधा सीधा क्या, जोड़ना। जोड़ रहे हैं हम, क्या जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, जोड़ने का काम क्या कर रहे हैं, छोटे सेगमेंट के लिए, छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए, अगर स्थिति में परिवर्तन हुआ, छोटी परिवर्तन, उसका वर्क डन हमने निकाल लिया उसके लिए, मतलब फोर्स और वो छोटा डिस्प्लेसमेंट जोड़ लिया हमने। मतलब हम ऐसे छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट्स को पहले वर्क डन निकाल लेंगे और उसको जोड़ देंगे। इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, सीधा सीधा है और इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे बहुत आसानी से समझ लेंगे। हो सकता है आपने इसके बारे में नहीं सीखा हो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जुड़े और इसके साथ आप एक बार अगर जैसा बताया जाता है वैसा साथ में करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए कैसे होगा। वर्क डन इक्वल्स F dx हमने किया है। अब एक बार जरा समझते हैं। हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स हमने क्या लिया, mx स्क्वायर बाय 2, ये ले लिया हमने। वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन कैसे होगा, देखिए यहां पर जैसा कि मैं बताया मैंने कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का बहुत ही बेसिक सा जो टूल है वो क्या है, x अगर इसके ऊपर n पावर है और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं dx के साथ, इसको जोड़ रहे हैं, ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला सीधा सीधा होगा x के ऊपर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। एग्जाम्पल के तौर पर ये इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला है, आप इससे जुड़ जाएंगे, आसानी से इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो कैसे होगा इसको देखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, x रेज़ टू पावर 3 है, इंटू dx किया तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू कितनी ली है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर n+1 है, यानी कि 3+1 क्या हो गया 4 डिवाइडेड बाय n+1, फिर से ये 4। बस इतना छोटा सा काम है। आपको यह देखना है कि इसके साथ जो मल्टीप्लाई किया गया है उसमें x का कितना पावर है, वो एक्सपोनेंट देखा और उसके ऊपर उसके साथ एक जोड़ दिया और उसके डिवीजन में भी ये काम कर दिया हमने। बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करेंगे। आपको एक छोटा सा मैं चाहूंगा कि अगर आप इसको समझ सके, जैसे कोई भी चीज होती है, इसको a रेज़ टू पावर 4 है, इंटू एक और बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a रेज़ टू पावर 5। ठीक इसी तरीके से ये काम किया गया है, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, वो मल्टीप्लाई कर दिया और उन सबको छोटे छोटे अलग अलग जो वैल्यूज बनते हैं उन सबको जोड़ दिया, यही काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए आसान बन जाएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक सा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये एक एग्जाम्पल दे दिया है मैंने, ये एक एग्जाम्पल दे दिया है मैंने, इसको आप समझें। अगर इसको आपने समझ लिया तो फिर ये आसान हो जाएगा। फोर्स ऐसे दिया हुआ है mx²/2। अगर फोर्स ऐसा दिया हुआ है तो वर्क डन कैसे करेंगे, वर्क डन के लिए हमें लिखना पड़ेगा f इंटू dx और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। यहां पर मास जो है, किसी भी वस्तु का जो मास है वो नियत है, फिक्स्ड है, वो निश्चित है, वो निश्चित मास हमने बाहर लिखा। अब यहां पर f की जगह पर mx²/2 लिखना था, तो x² m/2 बाहर, 2 भी कांस्टेंट है, यहां पर सिर्फ बच गया x² इंटू dx। अब इसको इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, m/2 और x रेज़ टू पावर 3/3।
ये मिल रहा है हमें। अब अगर आगे हम करना चाहते हैं तो क्या मिलेगा, इसमें हो सकता है कि ऐसे वैल्यूज दिए हुए हो कि वर्क डन निकालो तब जबकि पोजीशन जो उसकी पहले की पोजीशन थी, पहले की स्थिति थी, जैसे ये वैल्यू मान लेते हैं, ये फोर्स लगाया गया, ये फोर्स लगाया गया, ये अभी x1 दे दिया, x1 इक्वल्स 1 और x2 इक्वल्स 3, x2 इक्वल्स 3। यही फोर्स लगाया गया था। इस फोर्स को लगाकर वस्तु को यहां से यहां विस्थापित किया गया, यहां से यहां लेकर के आए, तो इसके लिए हमें वर्क डन निकालना था। तो अब हम जो ये फॉर्मूला हमारे पास आया, मास हम ले लेते हैं, मास हम ले लेते हैं m इक्वल्स 2। अब इसको हम, ये फॉर्मूला जो हमारे पास आ गया, इसको हमने सॉल्व किया, इसको हम पुट करते हैं। कुछ नहीं करने की जरूरत है। वर्क डन पहले हमारा जो है, जैसे कि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, बाद में कहां हुआ और पहले कहां था, इनका ही अंतर लेंगे। मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट सीधे क्या कहते हैं, ये 3 - 1 करना पड़ेगा, ऐसे ही होगा। बाद की स्थिति और अभी की स्थिति का अंतर जो होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो वर्क डन में हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हमारे पास ये x की जो वैल्यू है, वो x की वैल्यू एक बार ये रखनी पड़ेगी, एक बार ये रखनी पड़ेगी। बहुत आसान है, इसको आप समझे। तो m को मैंने रख लिया, ये m/2 है, मास की वैल्यू हम बाद में रख लेंगे। यहां पर हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा 2, और ये 1/3 भी बाहर ही आएगा। ये जो ब्रैकेट में 3 है, ये फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद आया, ये 3 भी बाहर इधर ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर x2 - x1²। ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करें। हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया, और इस रिजल्ट को हम क्या कर रहे हैं, इसमें x के 2 वैल्यूज को रख रहे हैं। तो बाद वाली जो वैल्यू है पहले उसको रखेंगे और उसके बाद हम पहले वाली वैल्यू रखेंगे। मतलब x की जगह पर पहले x2 रखेंगे, फिर माइनस करके x1 रखेंगे। इसके पीछे की बेसिक जो जानकारी है वो भी मैं आपको दूंगा, अभी सिर्फ इस पर जुड़ जाते हैं इसमें। इसको अब सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, m/6। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 2। अब हम 2 की यहां पर रखेंगे तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। 1/3 बाहर आ गया। x2 कितना है, x ये 3 है तो 3 रखेंगे। एक चीज ध्यान देना है, यहां पर 3 है, पावर जो है वो 3 है, तो यहां पर 3 ही रखना पड़ेगा हमें पावर। अगर 3 है तो 3 रखना पड़ेगा। ये पावर जो यहां पर आया है हमारा, हमने जो सॉल्व किया था उसमें हमारा पावर आ रहा था 3, तो 3 रखना है। तो x2 की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे, x2 की वैल्यू 3 और इसका घात 3, मतलब इसके ऊपर पावर 3। अब क्या करेंगे, x1 की वैल्यू 1 है तो 1 को रखकर इसके ऊपर क्यूब। इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आएगा। क्या निकल कर आएगा, फाइनल निकल कर आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। निकल कर क्या आएगा, हमारे पास जो निकल कर वैल्यू आएगी वो क्या आएगी वो देख लेते हैं। वर्क डन इक्वल्स 1/3 पहले ही था, और ये 3 × 3 × 3 कितना हो गया, 27 - 1 डिवाइड बाय 3, यानी कि 26/3 कितना आया, 26/3 26/3 ये आ गया हमारा, इतना जूल हमारा वर्क डन होगा। तो ये आपने समझ लिया कि किस तरीके से अगर वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन कैसे निकालेंगे। टूल हमारे पास क्या था, टूल हमारे पास था ये इंटीग्रेशन में। एक बार क्विकली हम लोग चलते हैं, एक बार जल्दी से समझ लें फिर से कि अगर इंटीग्रेशन करना हो तो हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी। इंटीग्रेशन करने में हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है, इंटीग्रेशन करने में सिर्फ हमें ध्यान में रखना है कि हमारे पास x का कोई कंपोनेंट होगा और dx से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसको कुछ नहीं करना है, x के ऊपर n है तो n+1 अब हो जाएगा, और इसको नीचे डिवाइड करना है n+1
1। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। एक बात, दूसरे चरण में, पहले चरण में ये हो गया, दूसरे चरण में क्या, दूसरे चरण में अगर ये बोला गया x रेज़ टू पावर n इंटू डी एक्स, यहां पर कोई वैल्यू रखी हुई है 1 और ये कोई वैल्यू रखी हुई है 2, तो इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद इसको मान लेते हैं, ले लेते हैं कोई वैल्यू, हम यहां पर n की वैल्यू ले लेते हैं। n की वैल्यू मान लेते हैं, हमने लिया 2, n की वैल्यू ली हमने 2। फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, x³/3। लेकिन ये जो वैल्यूज हैं, ये जो 1 और 2 है, ये वैल्यूज कौन से बने हुए हैं, एक बार जरा ग्राफ के हिसाब से समझते हैं। ये देखिए, इधर हमारा पोजीशन है, ये x1 है, ये x2 है। वस्तु अभी इस पोजीशन पर है और फोर्स लगा करके इसको यहां तक लाया गया, x1 और x2। फोर्स की वैल्यू हमारे पास जो बन रही है, वो फोर्स की वैल्यू कुछ इस तरह से वेरी कर रही है। यानी कि फोर्स की वैल्यू, ये फोर्स है, इस दिशा में फोर्स हमने प्लॉट किया, इधर डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है। तो क्या होगा कि इस यहां पर फोर्स अलग बनेगा, यहां पर फोर्स अलग बनेगा। जैसा कि हम पीछे हमने चर्चा किया, वर्क निकालने का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का एरिया। तो एरिया इसके अंदर निकालना कितना मुश्किल है, क्योंकि ये हमारा कोई डिफाइंड नहीं है, कोई ऐसा रेक्टेंगल तो दिख नहीं रहा। तो इसी के लिए हमें इस टूल का इस्तेमाल करना होता है। और इस टूल में हमने क्या किया, एक छोटा सा हमने स्ट्रैप ले लिया, एक जगह एक छोटी सी ली, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया और इसको हमने इसकी एरिया निकाली और इस एरिया को निकालकर उन सारे ऐसे छोटे छोटे यहां से यहां तक छोटे छोटे सारे एरिया को जोड़ दिया और उनको जोड़ने के बाद हमें फिर ये फॉर्मूला मिला। यही काम कर रहे हैं हम। ये बहुत आसान है। आप अगर देखेंगे यहाँ पर x1 और x2 के बीच का हमें ये पोजीशन देखना पड़ेगा। ये वैल्यूज यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये 1 और ये 2 यहाँ पर यही दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज है, ये किसका वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। x की वैल्यू है, इसको हम पुट करेंगे। हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, 1/3 बाहर हो गया। पहले हम ऊपर वाला वैल्यू लिखेंगे, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, मतलब बड़ा वैल्यू, और ये छोटा। तो 2x2 - x1² ऐसे करना पड़ेगा। यहां पर 2 की जगह पर, x की जगह पर पहले 2 रखा और इसके ऊपर जो भी घात है, जो भी पावर है, वो पावर को हम यहां पर लिख देंगे। यहां पर क्या है, यहां पर पावर अब क्या है, 1। तो 1 के ऊपर ये वैल्यू x की, दूसरी जो वैल्यू है x की छोटी वैल्यू जो है वो 1 है। 1 को पुट करेंगे, जो भी घात है, जो भी पावर है, वो यहां पर पुट करेंगे और उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1/3। 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। 8 - 1 का क्यूब 1 ही होगा। ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। मतलब रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 7/3। ये रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट है हमारा। तो आप ये समझ पाए कि इंटीग्रेशन करना कितना आसान हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या देखना है कि टाइम के साथ अगर होगा तब क्या करेंगे। हमने ये समझ लिया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स तो आसान था, वो पहले हमने सीख लिया था। वहां पर भी हमें वेक्टर, 2 वेक्टर्स हुए, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट को हम वर्क कह सकते हैं। वर्क मेजर करने के लिए हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के स्केलर प्रोडक्ट को हमें करना पड़ेगा। वही कॉन्सेप्ट हमने तब जब आगे बढ़ाया तो हमने ये सीखा कि फोर्स अगर कांस्टेंट होगा तब क्या होगा, फोर्स अगर वेरिएबल है तब क्या होगा। तो ये हमने अभी तक ये सीखा कि कांस्टेंट फोर्स के लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए। अब वेरिएबल फोर्स में हमने ये पोजीशन से रिलेटेड किया है। टाइम के साथ अगर होगा तो वो भी हम सीख सकते हैं, वहां पर भी हम इंटीग्रेशन करेंगे। वहां पर भी टाइम का ही लिमिट होगा कि अभी इतना टाइम बीत चुका है, इसमें फोर्स अगर अलग अलग बन रहा है, फोर्स कितना होगा उस परिस्थिति में। मतलब अगर हम देखें, जैसे हमने पीछे चर्चा किया था कि एक्सीलरेशन अलग अलग समय में अगर बदल रहा है, समय के साथ अगर बदल रहा है, तो हमें यह मिलेगा कि फोर्स भी समय के साथ बदल रहा है। फोर्स भी अगर समय के साथ बदलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, उस परिस्थिति में भी हमें यही बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट अलग मिलेगी। ठीक है, तो आगे चल के हम लोग ये समझेंगे कि टाइम के साथ कैसे रिलेट कर पाएंगे। टाइम के साथ अगर आप चाहते हैं रिलेट करना तो वो भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग
और आगे हम लोग ये सीखेंगे कि एनर्जी क्या है। एनर्जी के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और एनर्जी के बारे में हमें बहुत आसानी से ये समझना पड़ेगा कि ये एबिलिटी, मतलब आपको ये पता है आपके अंदर जितनी ऊर्जा है उतना ही तो काम कर पाएंगे। अगर ऊर्जा कम तो काम कम। तो जिस ऊर्जा, अगर हम एनर्जी कहते हैं, एनर्जी का हिंदी अर्थ ऊर्जा जितनी होगी उतना ही कार्य कर सकेंगे। तो आपके कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कह देते हैं। तो एक तरह से अगर ऐसा समझें कि ऊर्जा कितनी है, तो ऊर्जा को मेजर करने के लिए आप क्या करेंगे, वर्क को मेजर कर लेंगे। हम ये पता लगा लेंगे कि वर्क कितना हुआ, तो हम यही सोचते हैं कि हाँ ठीक है ये वर्क है, पहले इतनी एनर्जी थी अब इतनी एनर्जी हुई और वर्क आपने कर लिया। तो उन दोनों परिस्थिति में दोनों एनर्जी का डिफरेंस जो होगा वही होगा वर्क। तो खैर उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल इस बात को देखते हैं, एनर्जी ऑफ अ बॉडी और सिस्टम इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क। अब यहां पर मैं चाहूंगा SI यूनिट ऑफ एनर्जी ये समझ ले, इज जूल। वर्क की जो यूनिट है वही एनर्जी की भी यूनिट होगी। ठीक है, तो एनर्जी तो हमने समझ लिया कि हाँ अब हमारे जीवन में, हमारे आसपास, हमारे तो किस तरह की एनर्जीज हैं, बहुत अलग अलग तरह की एनर्जी है। प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं, हमारे पास ऊष्मा ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है। तो इस तरह से बहुत सारी एनर्जी से हम घिरे हुए हैं और मानव ने यह भी पता लगा लिया, यह भी सीख लिया कि किस तरीके से ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। तो जैसे अगर हमने विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा से हमने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या हो, गतिज ऊर्जा में हमने कन्वर्ट कर लिया। क्या हुआ, हमने ऑन किया फैन और फैन चलना शुरू हो गया। तो वो क्या करता है, हवा को, वो घूम रहा है, उसके जो पंखे हैं, पंखों का जो भी पंखों का जो विंग है वो क्या हो रहा है, वो घूम रहा है। तो उसने क्या किया, आसपास की हवा को भी गति में ला दिया। तो विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित हुई, गतिज ऊर्जा में। और हमारे पास जनरेटर है, गतिज ऊर्जा से क्या किया, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये तो जाना कि ऊर्जा के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग रूप हैं। एक रूप से दूसरे रूप में कैसे कर सकते हैं, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए। तो ये हमने सीखा। अब खासतौर से हमें यहाँ पर दो तरह के ऊर्जा के बारे में समझना है, और वो दो तरह की ऊर्जा जो है वो अभी हमें ये समझना पड़ेगा। दो तरह की ऊर्जा कौन कौन सी, दो तरह की ऊर्जा, एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है गतिज ऊर्जा, और अगर हम ये पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, हमें ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि ये जो ऊर्जा किसी बॉडी या सिस्टम ऑफ बॉडीज, बॉडी या सिस्टम ऑफ बॉडीज में है। सिस्टम ऑफ बॉडीज का मतलब है कि एक वस्तु या वस्तुओं का समूह, सिस्टम ऑफ बॉडीज बोलते हैं तो वस्तुओं का समूह कह देते हैं। तो उसमें किस वजह से है वो ऊर्जा, ये जानने की जरूरत है हमें। अगर हम ये जानते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कितने, सिस्टम ऑफ ड्यू टू मोशन। अगर हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी की बात करें, टाइप ऑफ एनर्जी, अभी फिलहाल हम दो लेकर चल रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, और उसके बाद फिर हम आगे भी करेंगे, दूसरे और भी एनर्जी को भी हम समझेंगे। यहां पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पहला जो है काइनेटिक एनर्जी, ये किसकी वजह से है, ये है गति की वजह से। गति की वजह से अगर किसी वस्तु के अंदर ऊर्जा है तो हम उसको गतिज ऊर्जा बोलेंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि अगर ऊर्जा उपलब्ध है, ऊर्जा है, तो किस वजह से ऊर्जा है। तो पहला गतिज ऊर्जा हो गया, गति की वजह से। दूसरा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस वजह से है, उसकी परिस्थिति की वजह से, उसकी स्थिति की वजह से। स्थिति या कॉन्फ़िगरेशन।
पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर मान लेते हैं, आप एक छोटा सा एग्जांपल लें, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अभी आप ना उसको कंप्रेस करें, ना उसको दबाएं, ना उसको खींचें, छोड़ दें, जैसी अपनी परिस्थिति में बनी हुई है वो है बनी हुई। वहां पर क्या एनर्जी है अभी उसके पास? नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर वही स्प्रिंग, आप उस स्प्रिंग को दबा दें, स्प्रिंग को दबाएं, उसको कंप्रेस करें, तो क्या होगा? आप देखेंगे कि उसको दबाकर अगर छोड़ दें, उसके पास जो भी वस्तु रखेंगे वो वस्तु मूव करेगी, मतलब अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास ऊर्जा आ गई। आपने क्या किया? बाहर से उस पर दबाव लगाया। आपने क्या किया? बाहर से उसको दबाया, उसको कंप्रेस किया। जब कंप्रेस किया तो क्या हुआ? आपने काम किया, वही काम ऊर्जा में परिवर्तित होकर उसमें समाहित है, उसमें आ गई। अगर उसमें ऊर्जा सन्निहित है तो क्या होगा? अब वो काम करने की परिस्थिति में आ गया, काम करने की स्थिति में होगा। मतलब आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया और किसी वस्तु के पास छोड़ दिया, वो वस्तु उस पर स्प्रिंग क्या करेगा? स्प्रिंग उसको, उस वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएगा, यानी कि वो काम करेगा। ठीक है, तो यही बात होती है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में आ गई। पहले के टाइम में क्या होता था, जो रिस्ट वॉच होता था, मतलब हाथ की घड़ी जो होती थी, उसमें चाबी घुमानी पड़ती थी। अभी भी जो टॉयज हैं, टॉयज में आपने देखा होगा चाबी लगाते हैं, और चाबी लगा करके हम क्या करते हैं? उस पर काम करते हैं, और वो गतिज वो किस ऊर्जा में परिवर्तित है? वही पोटेंशियल एनर्जी में। उस एनर्जी की वजह से क्या होता है? टॉय चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें हमें समझनी है। हमने क्या किया? उसकी स्थिति में परिवर्तन किया, स्प्रिंग को घुमाया, उसकी चाबी को हमने घुमाया, स्प्रिंग टाइट हो गई। अब वो क्या करेगा? वो घुमाना शुरू करेगा। इस तरह की उसमें होती है मैकेनिज्म कि वो बड़े आसानी से मूव कर सकता है। तो हमने ये समझा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किन वजहों से है, किस वजह से है, ये हमने समझ लिया। अब हम इसको मेजर कैसे करते हैं, ये जानना जरूरी है। तो काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने के लिए हमें सीधा सीधा करना पड़ता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, वस्तु अगर स्थिर है, तो उसको मोशन में लाने के लिए जो काम करना पड़ेगा, वर्क डन, जो कार्य करना पड़ेगा, उसको गति में लाने के लिए, कोई वस्तु स्थिर है, उसको गति में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा, उसी के इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को कैसे मेजर करेंगे? पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। तो ये बात समझना जरूरी है कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी मेजर करनी है तो कैसे करेंगे? काइनेटिक एनर्जी मेजर करने के लिए हमें कोई स्थिर वस्तु है, उस पर इतना कार्य कर लें जिससे कि वो गति में आ जाए। तो जो भी कार्य किया हमने, जितना भी कार्य किया, जितनी मात्रा में कार्य किया, वही उसकी गतिज ऊर्जा होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कैसे कहेंगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी है, एक वस्तु है जिसकी पोजीशन को चेंज किया गया, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में उसको अगर लाया जाए, या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तन लाया जाए। जैसे हमने मान लेते हैं स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया तो क्या होगा? स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए हमने क्या किया? कार्य किया। वही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में सन्निहित हो गई, और वो ऊर्जा ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम इसको एक एक करके फॉर्मूले को समझेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को। अगले इसमें सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल पाएंगे? काइनेटिक एनर्जी के लिए जैसा कि हमें पता है, हमने क्या किया? सिर्फ फॉर्मूला समझा, फॉर्मूला याद कर लिया कि हाँ ये फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ mv²। ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया। नहीं, इससे मजा नहीं आएगा। ये क्यों है, ये समझने की कोशिश करते हैं, कहां से आया। तो इसमें जैसा कि मैं बताया मैंने कि ये अमाउंट ऑफ वर्क है, कार्य की वो मात्रा जिसमें कोई बॉडी अभी स्थिर थी, अभी इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0, और फोर्स लगाने के बाद
अब ये मोशन में आ गई, ये वेलोसिटी v हो गई। तो वर्क निकालने के लिए अब यहां पर हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। तो एक तरह से आपने ये समझ ही लिया है कि ऊर्जा और कार्य दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपको ऊर्जा निकालना है तो आप कार्य की मात्रा जो है वो पता कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा, x को कैसे निकालेंगे? x को निकालने के लिए हमें हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन से ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो v स्क्वायर माइनस 0/2a ये हमारे पास होगा। एक्सेलरेशन a है, x है पोजीशन, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट जो है x है डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास मिला, मतलब क्या, ये आ गया हमारे पास x इक्वल्स v स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है। वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क डन के लिए करना होता है फोर्स जो m इंटू a है, m इंटू a इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मास इंटू a इंटू क्या होगा? v स्क्वायर अपॉन 2a। तो इससे हमारे पास क्या मिल गया? हमें मिल गया हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर मिल जाएगा हमें। कैसे? x की वैल्यू हमारे पास पता चल गई थी। x की वैल्यू कितनी थी? x की वैल्यू हमारे पास थी v स्क्वायर अपॉन 2a। वर्क हमने निकाला, वर्क के लिए हमारे पास क्या आया? वर्क इक्वल्स ये सीधा जो आया, और यही वर्क किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ये ही आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। क्यों? काइनेटिक एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन पुटिंग अ बॉडी इन मोशन। मतलब जो बॉडी अगर स्थिर थी बॉडी, उसको मोशन में लाने में जो कार्य करना पड़ा उसी के इक्वल होगा वर्क डन। तो हमारे पास ये आ गया कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो हमने निकाला वो क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि ये क्या हुआ? वर्क डन के ही इक्वल होगा। और यहीं से शुरुआत होती है वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट की। तो अगले सेशन में हम उसको भी सीखने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी के बाद अब हम क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है? वहां पर भी वर्क डन ही होगा। कैसे? इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप ये समझें कि स्प्रिंग फोर्स क्या है। स्प्रिंग फोर्स, अगर मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, ये स्प्रिंग है और इसके साथ ब्लॉक अटैच्ड है। एक हमने एक वस्तु अटैच करके रखी हुई, जोड़ करके रखी हुई है इसके साथ। अब देखेंगे क्या करेंगे। अभी ये अपनी वास्तविक अवस्था में है, इसको हमने ना कंप्रेस किया ना खींचा, हमने ना इसको खींचा है ना इसको कंप्रेस किया है, मतलब ना दबा इधर इसको मूव किया ना ही इधर किया। हमने क्या किया? इसको अभी ऐसे ही छोड़ा हुआ है। तो इस परिस्थिति में रहने के बाद अब अगर हम स्ट्रेच करते हैं इसको, फोर्स अगर इधर लगाते हैं, हमने फोर्स इधर लगाया, इस पर मान लेते हैं इधर लगाया फोर्स, ये फोर्स लगाया हमने इस तरफ, तो क्या होगा? इसकी अपनी जो वापस लाने की, उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, इसकी अपनी गुण है। आपने देखा होगा जब आप खींचेंगे छोड़ेंगे तो फिर वापस वो अपनी जगह पर आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। और वो कितना होगा? वो फोर्स होगा, दो चीजें होती हैं, माइनस के एक्स। उसको जब आप खींचते हैं तो कितना खींचा आप? पहले कहां था? ये पहले कहां था? मान लेते हैं पहले ये यहां था और अब यहां पर पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया। तो x अगर मूव किया है तो x, और ये k क्या है? k है स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको, या फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग कौन से मटेरियल से बनी हुई है? वो अलग अलग मटेरियल का ये जो वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये अलग अलग बनेगी, अलग अलग होती है। तो फिलहाल के लिए आपको ये जानना जरूरी है
कि ये फोर्स जो अप्लाई किया जाएगा इस पर, वो इसके ही विपरीत अप्लाई किया गया, क्योंकि आपने फोर्स लगाया इधर और रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं इसको, ये रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स क्या हुआ, यथास्थिति, जो पहले स्थिति थी उसी स्थिति को बनाने के लिए जो स्प्रिंग की अपनी वो गुण है, वो जो फोर्स लगाने की उसकी है हैबिट, जो वापस कर दे, अपनी यथास्थिति लाने के लिए जो फोर्स लगाया गया उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। और रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होगा, माइनस के एक्स। माइनस इसलिए कि डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ हो रहा है, आप खींच रहे हैं, अगर स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो इस तरफ खींचा रहा है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स जो लगेगी वो इसके विपरीत लगेगी। आप उसको खींच रहे हैं, लंबा कर रहे हैं, वो क्या करेगी, वो उसको छोटा करने की कोशिश करेगी, अपनी वास्तविक स्थिति में आने की कोशिश करेगी। इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स और कुछ हम ये माइनस के एक्स लिखते हैं, एक्स है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कैसे मेजर करेंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स किधर लगा रहे हैं, इधर खींचने में, उसको उधर आपने खींचने में फोर्स लगाया और वो फोर्स इस फोर्स के विपरीत लगेगा। तो आप क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप कर रहे हैं वर्क डन का, आपने कार्य की जो उसकी कार्य का की जो मात्रा है, कितना कार्य किया वो पता लगा रहे हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, और क्या करने में, उसको खींचने में, उसकी पोजीशन को चेंज करने में। तो क्या होगा, F इंटू डी एक्स, ये आप कर रहे हैं, लेकिन वो रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं। अब मोटी बात ये समझते हैं कि अप्लाइड फोर्स जो होगा, बाहर से जो हमने फोर्स लगाया, वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स होगा माइनस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स पहले से ही है, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ माइनस के एक्स, माइनस ऑफ माइनस के एक्स, यानी कि क्या बन जाएगा, के एक्स के इक्वल होगा। तो ये जो फोर्स लगाया, ये अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल, माइनस ऑफ माइनस के एक्स, यानी कि प्लस के एक्स के इक्वल, यानी कि के एक्स इंटू डी एक्स, के एक्स इंटू डी एक्स क्या होगा, इसको देखते हैं। जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सीधा सीधा जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट किसकी, इंटीग्रेशन की। ये आप फिर से देख लें, इंटीग्रेशन आपका साथ छोड़ नहीं रहा है, इंटीग्रेशन आपके साथ है, इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ रही है आपको। ठीक है, तो यहां पर x के ऊपर कितना पावर, x के ऊपर पावर है 1 इंटू डी एक्स, ऐसे लिख ही सकते हैं हम बड़े आराम से। तो क्या निकल कर आएगा आप देखेंगे, फॉर्मूला जो हमने लगाया था, मैं फिर से एक बार लिख देता हूं फॉर्मूला, x रेज़ टू पावर n इंटू डी एक्स को हम लिखते हैं x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन के लिए। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखेंगे, k कांस्टेंट है और इधर x स्क्वायर बाय 2 लिख लिया हमने। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, क्योंकि ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, यही अमाउंट ऑफ वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। ये हमने समझा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। अगर पोजीशन में चेंज करेंगे, पोजीशन में बदलाव लाएंगे, तो आपको कार्य करना पड़ेगा, जितना कार्य किया आपने उतना ही पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। जो हमारा इक्वेशन आ गया, उस इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग वाले इसमें कितना आएगा। ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, क्या, U इक्वल्स हाफ के एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि x क्या है और x क्या है, k क्या है, ये समझना जरूरी है। x है, उसमें क्या परिवर्तन आया, उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन आया। ठीक है, आपने क्या किया, उसको खींचा, कितने से खींचा, एक्सटेंशन या कंप्रेशन, यानी कि उसको या तो खींच रहे हैं या इसको दबा रहे हैं, तो इधर दबा रहे हैं। ठीक है, आप जिस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे उसके ऑपोजिट, उसके विपरीत दिशा में ही स्प्रिंग अपना काम करेगी। अपने स्प्रिंग के अंदर ये गुण है कि वो क्या करता है, वो अपनी जो भी स्थिति थी यथास्थिति लाने के लिए वो फोर्स लगाएगा, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और इसी को हम अगर
देखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स आपस में एक दूसरे के विपरीत होगा, और इसको जब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे तो एक्सप्रेशन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए वर्क डन निकालना पड़ेगा। और इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला आया। डेरिवेशन करवाने का पर्पस नहीं है, पर्पस ये है कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से हम इसको रिलेट कर पा रहे हैं। कई बार हमें ये पता नहीं होता कि इस फॉर्मूले में कौन सा फैक्टर क्या है, क्या उसमें, अब ऐसे इसकी क्या जो x है वो क्या होगा, k क्या है, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका जो SI यूनिट है वो क्या है, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आपको दिए जाएंगे तो SI यूनिट और उसके साथ दिए जा सकते हैं या किसी और यूनिट के साथ, तो यूनिट के साथ दिए जाएंगे, आपको यूनिट के साथ जुड़ करके ये पता लगाना पड़ेगा कि वो फॉर्मूले के अंदर कैसे फिट आएगा, तभी आप फॉर्मूला जब अप्लाई कर पाएंगे तो आप सॉल्व करेंगे और करेक्ट आंसर आएगा। नहीं तो कई बार ये झिझक होती है, फॉर्मूला तो आपने रिकॉल कर लिया, समझा ही नहीं कि वो उस फॉर्मूले के अंदर जो भी पैरामीटर हैं वो क्या है, क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब क्या है वो। अगर यही नहीं पता कि क्या है तो फिर दिक्कत आएगी। फॉर्मूला आपने रिकॉल कर लिया तो मुश्किल, कोई खास आपने जंग जीत नहीं लिया। फॉर्मूला रिकॉल करने के बाद भी आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी गिवन सिचुएशन है उसमें कैसे वो उपयोग में आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने क्या निकाला, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के लिए। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट यहां पर भी वही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, हम ये समझने की कोशिश करते हैं यहां पर। अब देखिए, एक चीज समझना है कि कोई भी एनर्जी निकाल रहे हैं, हम क्या निकालते हैं, बेसिकली वर्क निकाल रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी भी हमने निकालने की कोशिश की, काइनेटिक एनर्जी के लिए भी हमने क्या किया, वर्क निकाला, वर्क डन। क्या करने के लिए, बस जो स्थिर थी वस्तु, उस वस्तु को गति में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ा उसके इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी। चलिए, ये बात समझ आ गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने में जो कार्य करना पड़ा वो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। चलिए, ये बात समझ आ गई। अब ये हमें समझना पड़ेगा, कार्य करने के लिए हमें फोर्स चाहिए। फोर्स की भी अलग अलग नेचर है, उसकी अपनी प्रकृति है, अलग अलग प्रकृति का फोर्स है। मतलब जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब 12वीं के टॉपिक्स करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन से फोर्सेस आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, अलग अलग तरह के फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, तो अलग अलग तरह के फोर्स हैं। तो हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, कौन से फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस फोर्स को लगाने के बाद जो कार्य कर रहे हैं वैसे ही हमें पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। मतलब हमें कार्य निकालना पड़ेगा, वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, और तभी हम समझेंगे कि हाँ ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। इलास्टिक फोर्स यानी कि जो अभी हमने स्प्रिंग फोर्स किया उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो रही है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो मोटी बात भी समझें और बारीकी से भी समझें कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मोटी बात यह है कि एनर्जी मतलब वर्क, एनर्जी निकालना है, अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब वर्क निकालना है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ये ग्राउंड है और एक बॉडी है जिसको यहां से एक बॉल है, समझ लेते हैं एक बॉल है, यहां से इस बॉल को इस तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर ये समझे कि हम कर क्या रहे हैं, इसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, इस बॉल की स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। पहले कहां था और अब कहां पर लेकर के आ गए, यहां पर लेकर के आ गए। पहले यहां था, अब यहां पर लेकर के आ गए। तो यहां पर अगर हम करेंगे x1 इक्वल्स 0, अब यहां पर x2 इक्वल्स h, x2 इक्वल्स h, तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h माइनस 0 यानी कि h, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये समझ में आ गया। फोर्स कौन सा लग रहा है, फोर्स लग रहा है, आप देखेंगे, जानते हैं इस बात को आप, फोर्स लग रहा है यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg,
फोर्स कौन सा लग रहा है? जो वेट है बॉडी का, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो लग रहा है। ठीक है, तो माइनस mgh, अगर हम देखेंगे माइनस क्यों करना पड़ा कि फोर्स लग रहा है नीचे, वर्क हो रहा है ऊपर, तो हमारे पास क्या बनेगा? हम ये यहां पर देखकर चलेंगे कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये इक्वल होगी mgh के, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh के इक्वल। अब हम अगले सेशन में फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और बाकी चीजें करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वर्क निकाला जाता है, वर्क और एनर्जी के बीच में क्या संबंध है। और अगले सेशन में फिर हम और भी नए नए प्रॉब्लम्स लेंगे और आसानी से सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।